हेलो व्यूअर्स। आज का अपना वीडियो लेक्चर है वो इनसाइड द हवेली और लिखा गया है रमा मेहता के द्वारा। एक नावल है और अपने 12th क्लास लिटरेचर का एक पार्ट है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस लेसन का ब्रीफिंग करूंगा और क्रिटिकल एनालाइज करूंगा। यहाँ मैं कोई कहानी नहीं बताने वाला हूँ, ना ही इसकी जो डिटेल इंटरप्रिटेशन करने वाला हूँ। क्रिटिकली हम एक सारी चीज़ें लेंगे इसमें कि ये नॉवेल की सेटिंग क्या है, इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या सिंबल्स इसमें यूज़ लिए गए हैं और क्या लिटरेरी पर्सपेक्टिव में ये किस प्रकार से अपने आप को साबित करता है। ये सारी बातें हम करेंगे। तो वो चीज़ें मैं फर्स्ट पार्ट में लेने वाला हूँ। और अगर आप ये चाहेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरी कहानी बताऊँ जिसमें आप कहानी को भी समझें, अगर आपने इस नावल को नहीं पढ़ा है और आप चाहेंगे कि एक डिटेल व्यू आपके दिमाग में रहे जब भी आप इसके बारे में आंसर दें, तो आप चाहें कि इसके बारे में कहानी अगर आपको बताऊं तो कमेंट में मेरे को बता देना। मैं दूसरा पार्ट भी इसका बना दूंगा जिसमें पूरी कहानी मैं कवर कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं कोई कहानी नहीं बताने वाला। हालांकि बातें होंगी लेकिन इन डिटेल में चैप्टर वाइज बातें नहीं करने वाला हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर रहेगा और आप पे बहुत ही अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि हर एक चीज़ को आप इन डेप्थ जाके उसको लिटरेरी पर्सपेक्टिव में भी देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस में भी देखें। ठीक है, तो एक तो मैं अपनी ये बुक से जो रिलेटेड बातें हैं उस वो करूँगा और कुछ एक इन्हीं में से, और बाकी और मेरा जो रिसर्च है उसके आधार पे मैंने जो भी बनाया है, तो 2 PDF और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वो बात भी आप इसमें ध्यान देंगे। जैसे ही मैं इसमें कंप्लीट करता हूँ मैं 2 PDF और है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आप चाहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है और जो भी इसका जो थीम है या जो इसका मोटिव है या यूँ कहीं इसका जो सम अप कह सकते हैं, समरी है, अगर वो आप मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको वो व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा या कोई भी मीडिया से मैं आपको उसकी PDF जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे हम बात करते हैं इस नावल के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, ड्रामा और नावल में फ़र्क होता है। दोनों जो है लॉन्ग स्टोरी आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और ये ड्रामा नहीं, प्ले नहीं है, अपना नावल है जो कि रियलिस्टिक लाइफ या डे टू डे लाइफ को प्रेजेंट करने की बात होती है उसमें। लेकिन यहाँ जो नैरेटिव होता है वो आपका थर्ड पर्सन हो सकता है या ओमनिशिएंट हो सकता है। ड्रामा में करेक्टर अपने आप को प्ले करते हैं और वो सारी बातें इसमें बताई जाती है। तो कभी मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि क्या ड्रामा और नावल और शॉर्ट स्टोरी, ऐसे पोइट्री, इनमें क्या फ़र्क होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, वो मेरे को बता देना। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, बैकग्राउंड में मोर की आवाज़ सुन के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, कोई ख़ास नहीं जी। रमा मेहता वाज बोर्न इन नैनीताल। अब देखिए, अपनी इस जो नावल है उसकी सेटिंग तो है अपने उदयपुर राजस्थान से, लेकिन खुद रमा मेहता जो है कहाँ से बिलोंग करती है, नैनीताल से बिलोंग करती है, नैनीताल। ठीक है, और 1923 में इनका जन्म हुआ था। शी हैड हर एजुकेशन इन नैनीताल एंड डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए, ये इंग्लिश से जुड़े हुए नहीं है। इन्होंने फ़िलासफ़ी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और नैनीताल से हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ये भी देखने को मिलेगी कि ये बेसिकली यहाँ से राजस्थान की कल्चर से कनेक्टेड नहीं है। तो थोड़ी चीज़ें जब हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं इसमें नावल को, तो आपको देखने को मिलता है। कुछ एक उनके परिधान को लेकर, पोशाक को लेकर आप देखेंगे, या जो नाम जिनके लिए जाते हैं, जो उनके साथ जो रिलेशन होता है, जैसे मासा है, भुआसा है, जो भी बोला जाता है, तो उनमें थोड़ा-सा आपको अलग मिलेगा। अगर आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं तो आप समझ जाएँगे कि ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा फ़र्क क्या है, क्योंकि वो खुद राजस्थानी नहीं है, हालाँकि बाद में उनका राजस्थान से जुड़। अब जो ज़रूरी बात है वही बात मैं इसमें करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। रमा मेहता जो है, उनकी शादी जो हुई थी, शी मैरिड जगत मेहता, और ये जगत मेहता जो हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और अपने जिस इस नावल की सेटिंग क्या है, उदयपुर है, और उदयपुर में जगत मेहता का इनसे जुड़ाव है। तो ये इसका कारण रहेगा। ठीक है।
एक बात और इसमें मैं साथ ही ऐड कर देता हूँ कि अपना जो ये इनसाइड द हवेली है, ऐसे ही बहुत सारे इसने जो लिटरेरी वर्क लिखे हैं और इनको आफ्टर दैट डेथ, इनकी डेथ कब हो गई 1978 में, और 79 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, जो हमारे इंडिया का लिटरेचर का बहुत बड़ा अवार्ड है, वो इनको मिला कब 79 में। ठीक है, अब देखिए प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। प्लॉट क्या होता है एक्चुअल में, ये ज़रा समझने की बात करें। प्लॉट हम समझें, प्लॉट होता है स्टोरी, स्टोरी को प्लॉट कहते हैं। और स्टोरी एक दूसरे करेक्टर के साथ किस प्रकार इंटरवूवन होती है, कैसे जुड़ी हुई होती है, कहानी का निर्माण कैसे किया गया है, कहानी की बनावट कैसे है, वो करेक्टर को किस प्रकार से प्रेजेंट करेगी और अपने आप को कैसे वहाँ पर गवर्न करने वाली, ऑपरेट करने वाली, तो ये चीज़ें जो होती है उस स्टोरी को हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। ठीक है, प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कैसा है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपना प्लॉट जो है वो रहेगा 3 सेक्शन में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 चैप्टर में है। और हर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 9, सेकंड चैप्टर में 9 और थर्ड चैप्टर में 11 सीन है। ठीक है, ये कहानी को ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर है और उनमें 9 एंड 11 सीन है इनके। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब कहानी का निर्माण कैसे होता है, तो कहानी की सेटिंग हमने बताई उदयपुर है और मुंबई के रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की, नाम है गीता, जो हाईली मॉडर्न है और एक ओपन माइंडेड फैमिली से बिलोंग करती है। और वो कहाँ पर आ गई, एक कल्चर्ड और ऑर्थोडॉक्स फैमिली में आ गई है, जो कि उस टाइम का जो फ्यूडल स्टेट है या सामंतवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ परिवार जो है, उस परिवार में आकर वो हवेली जो है अपना, इनसाइड द हवेली, वहाँ से हमें ये जो टाइटल है हमने लिया है। अब देखिए, एक मैं बात करूँगा आपसे कि इनसाइड द हवेली में, इनसाइड द हवेली क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा देख लें, उसके बाद में अपन प्लॉट और स्टोरी के बारे में जाने वाले हैं। तो इनसाइड द हवेली, पहले तो ये जो प्रेपोजिशन इनसाइड जो लगा है, प्रेपोजिशन अपना इनसाइड जो लगा है, इससे क्या मतलब है, और देन हवेली जो है उससे क्या मतलब है, ये समझने की बात है। पहले हवेली से बात करते हैं। हवेली का मतलब है वो पुरातन काली, या यूँ कहें जो एंशिएंट जो फ्यूडल स्टेट है, सामंतवादी जो व्यवस्था है, हवेली उसको सिंबलाइज करेगी। और वो हवेली जहाँ पर सदियों से चले एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, यूँ कहें पेट्रार्कन जो कल्चर जो थी वो सदियों से चली आ रही है, और उसको जो घर के हर एक सदस्य जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन और उनकी कल्चर जो है एक दूसरे। हाँ जी, बीच में वीडियो पॉज हो गया तो मेरे को आइडिया नहीं रहा मैं क्या बता रहा था। तो जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। इनसाइड द हवेली, तो उसमें जो हवेली और इनसाइड, ये दोनों इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हवेली तो एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली है उनके बारे में, या कल्चर है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है। लेकिन इनसाइड जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, इनसाइड का मतलब बिहाइंड द वेल, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो, पर्दे के पीछे कह सकते हो। तो इनसाइड से मतलब क्या है, जो कुछ भी घटनाक्रम होगा, जो कुछ भी घटित होगा, हवेली के अंदर होना है। कहाँ होना है, हवेली के अंदर होना है, बाहर कुछ भी नहीं होना है। इट मीन्स जो उस टाइम का जो फ्यूडल स्टेट था, सामंतवादी व्यवस्था थी, वहाँ घर के अंदर, हवेली के अंदर की स्थितियाँ कैसी थी, क्या वो कम्प्लीटली फ्री थे, जॉइंट फैमिली की मेरिट और डिमेरिट क्या थी, वुमेंस जो है, महिलाएं जो है, उनके हालात कैसे थे, नौकर लोगों का क्या दिनचर्या, क्या उनका जीवन रहता था, कहानियाँ किस प्रकार है, लोगों में कैसी समझ थी, उनकी क्या आवश्यकता थी, क्या बदलाव की ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें जो होनी है वो इनसाइड है, नॉट आउटसाइड। अब देखिए, मैं यहाँ पर 2 चीज़ें लेऊँगा। एक तरफ वो स्थितियाँ है जो शहर के अंदर है, या यूँ कहें पुरातन जो टाइम है, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। मान लीजिए ये उदयपुर शहर है, ये उदयपुर शहर है। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा जो फ्यूडल स्टेट है उस टाइम में जो बनी हुई जो हवेलियां हैं, एक दूसरे को इस प्रकार क्रिस क्रॉस काट रही हैं, पतली पतली गलियां जो हैं,
और ये हवेलियाँ जो सामंतवादी व्यवस्था है या पुरातन व्यवस्था है या ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको सिंबलाइज करेगा। दूसरी तरफ जो है शहर के बाहर की जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर जो रहने वाले लोग जो है वो जनमानस जो है वो बिल्कुल फ्री हैं और किसी भी एंगल से वो उस तरीके से नहीं है जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल उनकी कल्चर है वैसा नहीं है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ बातें हो गई। अब देखो प्लॉट के बारे में मैंने बात बताई दी। गीता इसमें अपना जो है वो प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटोगोनिस्ट एज ए हीरो समझिए आप। ठीक है, नायक कह सकते हैं, नायिका कह सकते हैं, प्रोटोगोनिस्ट एज ए हीरो। ठीक है, तो इसमें अपने हीरो कौन है? गीता इसमें हीरो है और पूरी की पूरी कहानी उसी के आसपास में है। ठीक है, प्लॉट के बारे में मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। द नोवेल प्रेजेंट अ सागा ऑफ गीता। सागा का मतलब क्या होता है? गाथा या उसका आख्यान व्याख्यान कर सकते हो या उसके बारे में जो गौरव गाथा है उसके बारे में। द नोवेल प्रेजेंट द सागा ऑफ गीता। गीता के बारे में आख्यान है। एन एजुकेटेड लाइवली एंड स्पॉन्टेनियस बॉम्बे गर्ल। बहुत ही जो स्पॉन्टेनियस है और पढ़ी लिखी लड़की जो है उसके बारे में। हु इंटर द हवेली एज अ ब्राइड ऑफ अजय सिंह। जो हवेली में इंटर करती है अजय सिंह की ब्राइड के तौर पे। अजय सिंह इसमें करेक्टर रहेगा, उसकी पत्नी के तौर पे हवेली में प्रवेश करते हैं। गीता फाइंड इट हार्ड टू एडजस्ट। देखिए क्या कहा इसने, हार्ड टू एडजस्ट। गीता अपने आप को महसूस करती है कि उस हवेली में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, सामंजस्य नहीं बना पाएगी। एडेप्ट हिमसेल्फ टू द रिगरस एंड कन्वेंशनल वे ऑफ द हवेली। और एडेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाएगी किसमें? कन्वेंशनल वे ऑफ द हवेली। हवेली का जो पुरातन है या जो पुराना जो वे है जीवन जीने का उनका जो ढंग है उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इन विच वुमन ऑब्जर्व पर्दा। जो क्या करती हैं वो वहाँ की महिलाएं क्या करती है? पर्दे में रहती हैं। पर्दे में रहने दे, पर्दा ना हटाओ, कुछ ऐसा गाना भी है कोई। ठीक है, पर्दा अपने आप में एक सिंबल है। पर्दा भी अपने आप में एक सिंबल है। और वो कैसे है? पर्दा कैसे सिंबल है? घूंघट जो होता है, घूंघट के आर पार देखा जा सकता है, लेकिन घूंघट एक आड़ है जिसमें हम बाहर की दुनिया या बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखिए क्या बात है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो पर्दे की बात करते, पर्दा क्या है? वी कैन सी द वे साइड बट कैन नॉट डू सो, कैन नॉट से सो। ना कुछ कह सकते ना कुछ कर सकते, कुछ ऐसी बात है। तो पर्दे के बारे में हमने इसके बारे में बात कर ली। देखिए गीता फाइंड हरसेल्फ entrapped एंड इनकेज इन द वास्ट हवेली। इस बड़ी हवेली में गीता अपने आप को जाल में फंसी हुई, ट्रैप्ड समझती है, कैद में फंसी हुई सी एक गुड़िया के समान समझती है, क्योंकि वो बॉम्बे की हाई क्लास फैमिली से या यूँ कहें तो फ्री फैमिली से है। और यहाँ हवेली जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है इन सारी चीज़ों के बारे। इन सर्कल ऑल द टाइम बाय वुमन। महिलाओं आसपास में चारों तरफ उसको महिलाएं घेरी रहती है और उसमें अपने आप को वो कैसी जकड़ी हुई, पिंजरे में उलझी हुई गुड़िया के समान वो अपने आप को महसूस करती है। सिंस शी इज condemned to life of self-denial, isolation and utter distress due to the fault-finding nature of her mother-in-law and other women in the हवेली। अब देखिए ये बातें जिसके बारे में बात करें, उसने महसूस क्या हमेशा वो महिलाओं से घिरी रहती है। शी इज कंडेम, वो भर्त्सना करती है ऑफ लाइफ ऑफ सेल्फ डेनियल आइसोलेशन एंड अटर डिस्ट्रेस। जो आइसोलेशन का मतलब क्या था? सब अपनी अपनी धुन में रहते हैं और सब अपनी ही मौज मस्ती में रहने वाले जो लोग होते हैं उन सबको वो उनकी भर्त्सना करती है। ड्यू टू द फॉल्ट फाइंडिंग नेचर ऑफ मदर इन लॉ। और जो उनकी जो मदर इन लॉ है उनका नेचर कैसा है? उनकी सास का नेचर क्या? फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, कमियां ढूंढने वाला जो नेचर है, हर किसी में वो कमियां ढूंढती है। एंड वुमन इन द हवेली, और अदर वुमन इन द हवेली, जो हवेली की जो बाकी महिलाएं हैं उनमें कमियां ढूंढने का कुछ ऐसी बातें जो अब देखते हैं महिलाओं का जो स्वभाव उस समय का जो होता था उसके बारे में। गीता बीइंग एन इंडिपेंडेंट न्यू वुमन इनिशियली स्ट्रगल टू मेंटेन हर इंडिविजुअली इन दैट ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ द हवेली।
गीता एक इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर महिला है, स्वतंत्र महिला है और वो शुरू शुरू में स्ट्रगल करती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल या यूँ कहें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, जो कि पूरे जो रीति रिवाज जो उनके हैं उन सब के साथ वो सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है ऑफ द हवेली, बट ग्रेजुअली स्टार्ट एडमायर इट्स ट्रेडिशन एंड एक्सेप्ट द वार्म अफेक्शन ऑफ द। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लग जाता है और उनको लोगों से अफेक्शन स्नेह मिलने लग जाता है, ठीक है। ग्रेजुअल स्टार्ट द एडमायर इट्स ट्रेडिशन, वो धीरे धीरे यहाँ की परंपराओं, हवेली की परंपराओं को एडमायर करने लग जाती हैं, उनकी प्रशंसा करने लग जाती है और उनको स्वीकार करने लग जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। गीता प्रोग्रेस थॉट हेल्प टू ऑब्टेन 2 इम्पोर्टेंट अप्रूवल्स फ्रॉम द कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ हर हस्बैंड। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वही ट्रेडिशनल, अपने हस्बैंड की जो कंजर्वेटिव फैमिली है उसके बारे में। गीता प्रोग्रेसिव थॉट हेल्प टू ऑब्टेन 2 इम्पोर्टेंट अप्रूवल। देखिए गीता का थॉट कैसा है, वो फ्री इंडिपेंडेंट महिला है तो उसके थॉट कैसे प्रोग्रेसिव थॉट है और वो 2 इम्पोर्टेंट जो डिसीजन जो लेती है उनके बारे में बात कर रहा है। क्या है, दिज अप्रूवल आर द राइट ऑफ द गर्ल टू एजुकेशन। पहला क्या है, नंबर 1 क्या है, लड़की जो है उसको या महिला शिक्षा पर वो बात करती है। द अप्रूवल ऑफ द राइट ऑफ द गर्ल, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। द राइट ऑफ द गर्ल एजुकेशन इररिस्पेक्ट ऑफ द हर क्लास एंड राइट ऑफ द मदर हैव एनी शे इन द मैरिज ऑफ हर डॉटर। और दूसरा क्या है, मदर को ऐसा अधिकार होना चाहिए, माँ को अधिकार होना चाहिए कि अपनी बेटी की शादी के बारे में वो हर तरीके का अधिकार रखे। 2 बातें हैं, एक बात ये रह गई अपनी इधर लड़कियों को पढ़ाने का अधिकार और दूसरा एक माँ को अपनी बेटी के भविष्य और उसकी शादी पर विचार रखने का अधिकार है, उस पर कहने का अधिकार। 2 बातों के बारे में बात करते हैं। दिस वाज अ प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज विच हैज़ हाई अप्रूवल ऑफ सोसाइटी। गीता आज एडेप्टेबिलिटी compromise the forbiddance help of the resolve of conflict between tradition and modernity। ये चीज़ ध्यान में रखनी। ये पूरी कहानी किसके बारे में बताएगा, 2 चीज़ों के बीच में, एक तरफ मॉडर्निटी और एक तरफ ट्रेडिशन है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। द कंसर्न ऑफ द केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑल्सो हेल्प हर टू एक्वायर दिस अमागमेशन, सामंजस्य को कहते हैं। गीता अप्रिशिएट हर लाइफ द लाइफ ऑफ हवेली, फिर धीरे धीरे गीता हवेली की जो लाइफ है उसको अप्रिशिएट करने लग जाती है। एडजस्ट हर सेल्फ टू इट एंड बिकम इट्स मिस्ट्रेस, और अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है और हवेली की मिस्ट्रेस बन जाती है। तो यह यूँ कह सकते हैं अपन, वो हवेली के जो रीति रिवाज जो हैं उनमें अपने आप को शामिल कर लेती है और उन सारी चीज़ों को वो देखने लग जाती है उसी अंदाज से, उसी नज़रिए से जैसे कि हवेली की जो परंपराएं हैं। थीम के बारे में हम बात करेंगे, मैं एक अलग से इसका जो बना रखा है उसके बारे में। द नोवेल डील विद द ट्विन थीम ऑफ साइलेंस एंड एडजस्टमेंट। देखिए क्या कहा इसने, दोहरी थीम है इसमें, दोहरी थीम है, ट्विन का मतलब दोहरी। एक है अपनी साइलेंस चुप्पी की और दूसरी है एडजस्टमेंट की। एक है चुप्पी और दूसरी क्या है, एडजस्टमेंट की थीम है, ठीक है। चुप्पी कैसी, महिलाएं अपने एल्डर्स के सामने, अपने से बड़ों के सामने कभी बातचीत नहीं करती, वो तभी बात करती हैं जब उनसे कहा जाता है या पूछा जाता है। अपनी तरफ से कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं दे सकती, ना ही ले सकती। तो एक बात तो होगी महिलाओं की चुप्पी की बात और दूसरी होगी एडजस्टमेंट की, वो किस प्रकार अपने आप को एडजस्ट करती है, सामंजस्य बनाती है विद द अंडर करंट ऑफ फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी। देखिए फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी, महिला और महिलावाद जो है उससे रिलेटेड बात है, इसके बारे में मैं बात ज़रूर करूँगा आपसे। इस नॉवल की पूरी कहानी जिसमें हमें देखने को तो ये मिलता है कि मेल डोमिनेटेड जो फैमिली हुआ करती थी उस टाइम पे, या यूँ कि अब भी है, फ्यूडल स्टेट में पुरुष जो हैं वही सारे निर्णय लेते हैं और उन्हीं का जो कहा गया जो कुछ भी है वही डिसीजन, वही रूल होते थे और वही तय किया जाता था। लेकिन इसमें जितनी भी बातें करी गई है वो गीता, उसकी सास
या बाकी जो नौकरानियाँ हैं उनके आसपास ही, तो वुमन और वुमनिस्ट नेचर जो है वो तो दिखता ही है। फीमेल और फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनसाइड द हवेली इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क ऑफ नरेशन के बारे में बात है। टेंडरनेस अबाउट द एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो पुराना जो है या रूढ़िवादी विचारधारा है उनके बारे में। नरेशन के बारे में बाद में बात करूँगा, किस प्रकार का नैरेटिव रहेगा आगे बात करने वाले। इट इज़ द इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सिस्टम दैट एग्जिस्ट सिंस फ्यूडल टाइम के बारे में मैंने बता दी, सामंतवादी व्यवस्था जो है उसके बारे में। द थीम ऑफ द नॉवल इज़ नीदर विक्ट्री नॉर डिफीट। देखिए ये बहुत काम की चीज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको। इसकी थीम ना तो जीत की है ना ही हार की है, ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। और हार जीत किसके बीच में? मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। ना किसी की जीत है ना किसी की हार। इट बैलेंस द अपोजिट आइडिया ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन विथ हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? ये बैलेंस्ड है, बैलेंस है, सामंजस्य है। अपोजिट आइडिया है, दो अपोजिट आइडिया हैं, एक है मॉडर्निटी दूसरा है ट्रेडिशन। इन सब के बीच में हार्मनी मेलजोल के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ में दिया गया। अब देखिए ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको इतना बताऊंगा। जगत मेहता जो उनके पति थे, उनका वास्ता राजस्थान से था और नैनीताल की रहने वाली रमा मेहता है। जब उनसे शादी हो जाती है तो वो वहाँ जगत मेहता की जो हवेली है उदयपुर में, वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने अपने आप को महसूस किया। और यहाँ पर उसका जो पर्सनल एलिमेंट है या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा कि जब वो यहाँ पर राजस्थान के कल्चर में आती है तो अपने आप को वैसा ही महसूस करती है जैसे कि नॉवल में गीता महसूस कर रही होती है। ठीक है, सिंबल एंड सिंबलिज्म के बारे में बात करते हैं। द हवेली इज़ अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। शोषक जो समाज है उसके बारे में, दैट रिप्रेजेंट द साइलेंस ऑफ वुमन। और क्या करता है? साइलेंस ऑफ वुमन, महिला की जो चुप्पी है या महिला को दबाने की जो बात है उसके बारे में बताता है। ठीक है, द रूल ऑफ द हवेली आर द स्ट्रिक्ट एंड द स्टोन ऑफ द हवेली। और हवेली के रूल्स जो है उतने ही स्ट्रिक्ट है जितने कि हवेली के पत्थर जितने मजबूती से गड़े हैं, हवेली के नियम भी उतने ही मजबूत है। या यूँ कहें उसको तोड़ने की और हवेली के नियमों की बगावत के प्रति बगावत करना मुश्किल है। ऑफ द हवेली दैट कीप वुमन विद इन सोशल बाउंड्रीज, जो क्या करता है? दैट कीप वुमन विद इन सोशल बाउंड्री, जो महिलाएं जो है उनको सामाजिक जो बाउंड्रीज है उनमें जोड़े रखता है, या सामाजिक बंधन जो है उनमें बांधे रखता है। द हवेली इज़ द डिजाइन इन द वे ऑफ द आउटर वर्ल्ड इज डिजाइन डिनाई एक्सेप्ट ओकेजनल ग्लिम्स फ्रॉम बिहाइंड द वेल। हवेली का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जो आउटर वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से डिनाई किया गया है। आउटर वर्ल्ड जो है बाहरी दुनिया है उसको पूरी तरीके से डिनाई किया गया है, उसको रोक दिया गया, मना कर दिया गया है, या यूँ कहें उससे दूरी बना दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट सिवाय अकेजनल ग्लिम्पस ऑफ द बिहाइंड ऑफ द वेल, पर्दे के बाहर या यूँ कि कभी कभार बाहर की दुनिया देखने को मिलती है, बाकी उनको सब कुछ कहाँ करना पड़ता है? हवेली के अंदर ही सब कुछ तय होना होता है। द पर्दा एक बहुत ही बड़ा सिंबल इसमें देखने को मिलेगा। द पर्दा थॉट इज द अपीयर टू बी द साइन ऑफ रेस्पेक्ट इज ड्यूल सिंबल। पर्दा वैसे तो रेस्पेक्ट का सिंबल है, अपने से बड़ों के सामने पर्दा रखने का मतलब आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें जो कहा क्या कहा है? ड्यूल सिंबल है, दोहरा प्रतीक है इसका। कंट्रोल एंड एक्सल्सन, नियंत्रण का भी है इसमें। द हवेली मास्क द इनर इमोशन दैट शो नो डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस। तो हवेली जो है वो इनर इमोशन के बारे में बात है। द वॉल द डिवाइड उदयपुर इंटू टू हावल सिम्बलाइज ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जिसके बारे में हमने बात कर दी। उदयपुर को हम देख रहे हैं एक जो उदयपुर शहर के बाहर है और एक उदयपुर के अंदर जो है, तो अंदर जो है वो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न कौन सा है? जो बाहर नई बसावट जो हुई उसके बारे में। एंड मॉडर्निटी एज द ओल्ड एंड द न्यू सिटीज। करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टर जो है उनके बारे में मैं अपनी जो एक नोट्स क्रिएट कर रखा है उसके बारे में उसके साथ आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो ये रहे करेक्टर, कुछ बातें आप इसमें देखेंगे, आप इसको पढ़ लेना ठीक से, वीडियो को पॉज करके देख लेना। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑथर यूज टू क्रिएट इमेज फॉर द रीडर्स। रीडर के लिए एक इमेज क्रिएट करता है। इट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड अ कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर। कैरेक्टर की पर्सनैलिटी क्या है और उस पर क्या असर होता है उसका, ये बात है। इट कंसिस्ट देयर फिजिकल अपीयरेंस, एक्शन, इनर थॉट, रिएक्शन एंड स्पीच। देखिए अच्छी बात, फिजिकल अपीयरेंस, पहनावा कैसा है, काम धाम उनका कैसा है, उनकी विचारधारा कैसी है,
उनके रिएक्शन प्रतिक्रिया कैसी है और उनकी बातचीत कैसी, उनके जो स्पीच कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखें। रमा मेहता फोकस मोर ऑन द सोशियोलॉजिकल साइड ऑफ द करेक्टर रादर देन द साइकोलॉजिकल। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये जो रमा मेहता जो फोकस करे सोशियोलॉजिकल साइट है, सामाजिक पहलू है, उस पर देख रही, न कि मनोवैज्ञानिक पहलू को देख रही है। सामाजिक पहलू क्या है इस इनसाइड द हवेली के अंदर के घटनाक्रम का, उसको देख रहा है, न कि साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक पहलू को देख रहा है। महिलाएं कैसा बिहेव करती हैं, किस प्रकार का या यूँ कह सकते हैं अपन महसूस करती हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए तड़पती हैं या नहीं है, उनकी अपनी आवश्यकताएं क्या, उन सब को दरकिनार करके सामाजिक ताना-बाना कैसा है और सामाजिक की हमारा जो फ्रेमवर्क है उसमें किस प्रकार से ढलना है, उस बात पर ज़्यादा गहराई है। हर करेक्टर बिहेव अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेटस। और उन महिलाओं का, हर का मतलब यहाँ सिर्फ गीता से नहीं लेना हमें, उन महिलाओं का जो करेक्टर है वो उसी तरीके का बिहेव करता है जिस प्रकार की सोसाइटी के जो रूल है और उनके जो स्टेटस है। अब स्टेटस से मतलब है उनका जो जीवन स्तर कैसा है, क्योंकि संग्राम सिंह जी की हवेली एक रिनाउंड हवेली है और वो उनका हाई जो स्टेटस है उसी के हिसाब से उनको बर्ताव भी करना पड़ता है। सी प्रेजेंट द लाइफ ऑफ हर करेक्टर विद इन मेटिकुलस केयर एंड एक्सीलेंस। और ये बातें हो गई अपनी, आगे देखते हैं। मेजर करेक्टर में गीता हो गई, अजय सिंह हो गया, भगवंत सिंह जी, कांता कुंवरानी सा। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन आप क्या रखेंगे, कंवरानी शाह, ठीक है। फिर माइनर करेक्टर में हम देखेंगे संग्राम सिंह जी हो गया, गोपाल सिंह जी हो गए, विजय बाई सा हो गए, नंदूबाई सा हो गई, ठीक है। फिर कांताबाई सा हो गया, मांझी बाई सा हो गया, पारी हो गया। इसका भी प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान में रखेंगे, ये परी नहीं है, पारी है, पारी ही। सरजू हो गया, फिर धापू हो गई, ख्याली है, लक्ष्मी है। हाँ, लक्ष्मी बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। लक्ष्मी एक तरीके से यहाँ पर अपने जो सब प्लॉट जो है उसको निर्माण करेगी, या यूँ कहे कि गीता का जो जीवन है, गीता का जो स्ट्रगल जो है हवेली के साथ है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का भी एक स्ट्रगल पैरेलल चलता रहता है, एक सब प्लॉट के जैसे उसकी भी कहानी चलती रहती है। जिस प्रकार गीता की बेटी विजय की कहानी चलती है, उसी प्रकार लक्ष्मी की बेटी सीता है, उसका भी एक कहानी बराबर चलती रहती है पैरेलल। तो लक्ष्मी एक बहुत ही प्रोमिनेंट करेक्टर है और नियर टू गीता। अब इसको देख सकते हैं, गोपी बाई सा हो गया। फिर अर्जुन जो है भोपा जी, जिसको कहें कि फॉर्चून टेलर है, उसके बारे में बात होगी। फिर दौलत सिंह जी के बारे में हम बात करेंगे, तो दौलत सिंह जी एक और हवेली है, रिनाउंड हवेली, उसके ओनर हैं। और उनके बेटे वीर सिंह जी की बात होती है कि विजय से उसकी सगाई करवाई जाए, ऐसे करके ये कुछ बातें होंगी अपनी। आगे इसमें चैप्टर के बारे में आपको बता ही दिया। अब मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। और कहानी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं एक और पार्ट इसका बना दूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दें, ये जो मैंने बनाया है, कोशिश करना आप इसको नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर लें और इसको मैं स्विफ्टली पढ़ लेता हूँ। रमा मेहता नैनीताल में पैदा हुए 1923 में। इनसाइड द हवेली के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। इनसाइड जो प्रेपोजिशन है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है और हवेली किसको कर रहा है। जो हवेली है वो पर्दा या रिप्रेशन को सिंबलाइज करेगा, और इनसाइड क्या है, समथिंग अकर इनसाइड द हवेली नॉट आउटसाइड। हवेली इज़ द सिंबल ऑफ चेंजिंग बिलीफ ऑल्सो, ठीक है। जैसे जैसे विचार बदलते जाते हैं उसी प्रकार से उसमें ये है, ठीक है। तो चेंजिंग बिलीफ है, उसके बारे में बात हो गई। हमारी इसकी सेटिंग कहाँ रखेगी, उदयपुर राजस्थान में रखेगी ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसा है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन में 3 चैप्टर हैं और 9 एंड 11 इसके सीन रहेंगे। अब देखिए क्या है, रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ फ्यूडल स्टेट एंड डे टू डे लाइफ ऑफ हवेली, स्टोरी रिटन इन थर्ड पर्सन नरेटिव बट ओमनिशिएंट समवेयर। कहीं कहीं में पे आपको ओमनिशिएंट भी, ओमनिशिएंट का मतलब या तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा जाती है, या तो कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट पर्सन नरेटिव, मतलब आई और वी जैसे प्रोनाउन वहाँ पर यूज किए जाते हों, तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव हो गया। और थर्ड पर्सन नरेटिव है, इसका मतलब कोई है,
उसमें कोई है, अन्य के द्वारा कहा जा रहा है, तो थर्ड पर्सन है। कहानी अपनी थर्ड पर्सन नैरेटिव चलती है, पर कहीं कहीं पर भी ये फर्स्ट पर्सन भी हो जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल भी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ओमनिशेंट देखने को मिलेगा। ओमनिशेंट का सीधा सीधा मतलब है घूम जाती है स्टोरी कहीं पर भी। वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी होता है, थर्ड पर्सन भी। प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बात करी ली। थीम क्या है देखिए, थीम के बारे में आप नोट आउट कर लें। साइलेंस एंड एडजस्टमेंट की हो गई, फेमिन एंड फेमिन सेंसिबिलिटी हो गया, एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ हो गया, फ्यूडल टाइम हो गया जिसमें नीदर विक्ट्री नॉर डिफीट हो गया। और आगे देखते हैं अपन, ये बैलेंस वाली बात होगी। अपोजिट आइडिया ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन विथ हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए सिंबल और सिंबलिज्म के बारे में हम बात करने वाले थे। हवेली क्या है, ऑपरेशन दैट रिप्रेजेंट द साइलेंस ऑफ वुमन। इनसाइड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी। बिहाइंड द पर्दा वेल कैन लुक द वे साइड कैन नॉट डू सो, डोंट कैनॉट से सो। बाजार, बाजार किसका सिंबल है, फ्रीडम का है। ज्वेलरी होर्डिंग का या दिखावे का, शो ऑफ का जो है। पोर्ट्रेट, गीता एक बार अपने जो ससुराल पक्ष के जो भी बुजुर्ग लोग जो है उनकी पोर्ट्रेट देखने के लिए जनान खाने से बाहर निकल पुरुषों का जो पार्ट है वहाँ पर चली जाती है, और वो वहाँ पर जो लगी हुई उनके दादा परदादा जो भी हैं उन सब की जो वो पोर्ट्रेट जब देखती है तो वो किसको सिंबलाइज करता है, हेरिटेज ऑफ द हवेली, हवेली की जो विरासत उसको। और पर्दा किसका है, रेप्रेशन का सिंबल है। ठीक है, आगे देखो। अब ये करेक्टर मैंने इस प्रकार से डिफाइन किए हैं, जो आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो को पॉज करके आप इसको ऐसा डायग्राम बना भी सकते हैं। जीवन निवास हवेली का नाम है, और उसके ओनर कौन है, संग्राम सिंह, जो अभी जिंदा नहीं है, इसलिए उनकी वाइफ जो है वो कौन है, भाबासा है, वो जो विडो है। उनकी एक सर्वेंट है, नाम है उनका भटियाणी जी। ठीक है, संग्राम सिंह जी का एक बेटा होता है और नाम उसका है भगवंत सिंह जी। क्या नाम है, भगवंत सिंह जी। और उनकी वाइफ का नाम है कामरानिशा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें मैं साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं रहे पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ते तो। भगत सिंह के सर्वेंट में अगर बात करें तो गोकुल के बारे में बात है, और गोकुल बहुत ही फेथफुल सर्वेंट है। और जब भगवत सिंह जी बीमार हो जाते हैं तो उनकी बड़ी देख रेख करता है, बहुत केयर करता है उनका। रिलेटिव्स में मांझी शाह है, नंदूबाई शाह है जो उनकी सिस्टर है, और उनकी भतीजी है वो कांताबाई शाह है, ये दोनों ही विडो हैं। और उधर हम कंवरानी शाह के बारे में बात कर देंगे, कंवरानी शाह है। ठीक है, उनकी सर्वेंट में पारी है, और पारी पूरी हवेली में नौकरों में सबसे ज़्यादा यूँ कहें तो प्रभावशाली महिला है। और घर के भी अगर निर्णय लिए जाते हैं, हवेली के भी निर्णय लिए जाते हैं, तो पारी एकमात्र नौकरानी है जिसको शामिल किया जाता है। रिलेटिव में गोपाल सिंह जी हो गए जो उनके भाई हैं कंवरानी शाह के, और भगवंत सिंह जी और कंवरानी शाह जो है उनके पुत्र हैं अजय सिंह, जो उदयपुर जो यूनिवर्सिटी है उसमें फिजिक्स के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और उनकी शादी हो गई मुंबई की एक 19 वर्षीय लड़की, नाम है गीता, और उनकी सर्वेंट का नाम है धापू। और धापू जो है बहुत ही कैलकुलेटिंग वुमन है। और प्रोटैगनिस्ट के तौर पे हम गीता को देखेंगे। गीता और अजय की पुत्री और का नाम है विजय, और विक्रम है उनका बेटा। विजय के साथ ही या उसकी हम उम्र ही एक लड़की और है सीता, जो लक्ष्मी की बेटी है, जो कहानी में बराबर बनी रहती है। फिर एक करैक्टर और आता है दौलत सिंह जी, जिनका एक बेटा है वीर सिंह, और ये दूसरी हवेली के मालिक हैं, जो विजय के साथ उसकी सगाई करने की बातचीत होती रहती है। अब माइनर करैक्टर में हम देखते हैं, माइनर करैक्टर में लक्ष्मी रह गई। लक्ष्मी का इधर हम देखेंगे, लक्ष्मी के साथ हम दो करैक्टर और देखेंगे। एक है गंगाराम, जो उसी हवेली का एक नौकर था, और उसकी शादी कर दी गई लक्ष्मी से। हालांकि लक्ष्मी को गंगाराम पसंद नहीं है, क्योंकि वो बच्चे उस पर हंसते हैं जब वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, या भद्दा सा है, उसके चेहरे पे चेचक के दाग है करके ऐसे। लक्ष्मी बिल्कुल पारी के अपोजिट है। कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिसिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ऐसे है कि पारी की भांति ही लक्ष्मी को भी उसके पेरेंट्स उसको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, और तब से लक्ष्मी यहीं पर हवेली में है। और पारी जो है उसको भी उसके पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे। लेकिन अपोजिट कैसे है एक दूसरे से, पारी जहाँ बहुत ही मेहनती और वफादार या यूँ कह सकते हैं प्रभावशाली महिला, वहीं लक्ष्मी हमेशा खेलकूद में व्यस्त रहने वाली है, और काम करने से उसका मन नहीं करता। जैसे कि वो कहती है कि जब उसकी बेटी पैदा होती है तो वो कहती है कि वो हर साल एक बच्चा पैदा करेगी, ताकि उसको
कम से कम 5-6 महीने काम नहीं करना पड़ेगा और वो तो इस प्रकार लक्ष्मी का जो एक कैरेक्टर इस प्रकार रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर लक्ष्मी के जीवन में एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ आता है। वो आता है एक ड्राइवर है हीरालाल की वजह से। हीरालाल यहाँ पर हवेली का एक ड्राइवर है और वो थोड़ा सा क्राफ्टी है और लक्ष्मी को वो पसंद करता है, इसलिए वो चुपके से लक्ष्मी पर नज़र रखता है और उसको एक बार एक बहुत ही सुंदर सैटिन का उसको ब्लाउज लेके देता है। लक्ष्मी परेशान होती है, वो दुखी हो जाती है, लेकिन वो उस ब्लाउज़ को छिपा के रख देती है, किसी को उसके बारे में बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है अगर उसके बारे में बात करी जाएगी तो लोग उस पर लक्ष्मी पे विश्वास नहीं करेंगे और उसको बुरी महिला समझेंगे, तो वो उसको छिपा के रख देती है। ऐसे में ही एक बार और उसको मिठाई जो देने का काम हीरालाल करता है और ये बात जब पता चल जाती है लोगों को, गंगाराम को जब पता चल जाती है तो गंगाराम उसको कंडेम करता है और उसको एक बुरी महिला के तौर पे साबित करने की कोशिश करता है। ये बात एक स्वाभिमानी महिला लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो हवेली छोड़ के भाग जाती है। सीता को हवेली में ही छोड़ के चली जाती है। अब स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सीता को लक्ष्मी अपने साथ ले जाती तो कहानी में क्या फ़र्क पड़ता, ये ज़रा आप मेरे को कमेंट में बताएंगे।